अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ तो मैं शुरू कर रही हूँ इश्क़ हुरम बाय मिरहा राजपूत एपिसोड 13। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर अपने चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये नावल कैसा लग रहा है। मुझसे किसी ने रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ आप ये वाले नावल को जल्दी जल्दी डेली एपिसोड में दिया करें। तो जैसे कि आज हमारा मंडे के दिन हमारी वो नावल ख़त्म हो चुकी है तस्बीह इश्क, तो अब इस नावल को मैं डेली यानी 4 दिन रेगुलर दिया करूँगी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। इस नावल को जब तक कंप्लीट नहीं करती मैं और दूसरा नावल स्टार्ट नहीं करूँगी। और आलम रोया फ्राइडे, सैटरडे, संडे रहेगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह चले इस नावल को भी हम और वक्त ना ज़ाया करते हुए शुरू करते हैं। आबशार से गिरते हुए झील में तैरने लगे थे तो ज़ोयान ने उस पर अपनी गिरफ्त और मजबूत की और उसे अपने साथ लगाया। चांद की गहरी रोशनी में झील का नीला पानी वाज़े दिखाई दे रहा था। पानी इतना शफाफ था कि आसपास मौजूद पहाड़ों और दरख्तों के साए उस पर पड़े हुए थे। झील एक आईने की सूरत थी जिसमें पूरा आसमान नजर आ रहा था। हवा में मौजूद मीठी खुशबू उनकी नथनों में जाती एक खुशगवार खुशबू उनके अंदर उतार रही थी। ज़ुयान ने देखा सामने एक घना जंगल था। झील की गहराई इतनी ज़्यादा नहीं थी और ना ही चौड़ाई ज़्यादा थी, इसलिए वो जल्दी से तीरता हुआ किनारे तक आया। किनारे पर पहुंचकर उसने पहले परी को बाहर निकाला, फिर खुद वो सहारा लेकर झील से बाहर निकला। वो जैसे ही बाहर आए थे हवा के ताज़ा झोंकों ने उसका इस्तकबाल किया था। ठंडी हवाएं उन्हें छूकर गुजर रही थी। तुम ठीक हो? ज़ुयान ने परी की तरफ देखा जो काँप रही थी। इन दोनों के कपड़े पानी में निचड़ रहे थे। जी, आप ठीक है? वो जवाबन बोली और अपने मफलर नुमा दुपट्टे को खुद पर अच्छे से ओढ़ने लगी। जब तुम्हें मैंने कहा था यहाँ वहाँ ना जाना तो तुम क्यों नहीं सुनती मेरी? उसका हाथ पकड़कर उसे उठाते उसने जुमानी लहजे में कहा। मैं तो बस खरगोश के साथ खेल रही थी, उसके पीछे भाग रही थी, फिर उसे बचाते बचाते मैं खुद झील में गिर पड़ी। इसमें मेरी क्या गलती? जंगल में नजरें दौड़ाते वो सारी बात जोयान को बताने लगी। हाँ, तुम्हारी कोई गलती नहीं, कर लो अब तुम तो तुम टूर इंजॉय। यहाँ से वापसी तो पता नहीं हमारी किस सदी में होगी। वो इस जंगल में झांकने लगा उस जंगल में झांकने लगा जो गहरा और वसी था। इस सुनसान जंगल में बड़े बड़े दरख्त थे और अंधेरा ही अंधेरा था। अब हम क्या करेंगे ज़ोयान, यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? वो सही मायने में परेशान हुई थी और ऊपर से ठंडी हवा उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। यही तुम गिरने से पहले सोच लेती, वो तंजिया बोला और थोड़ा आगे की जानिब बढ़ा तो वो भी उसके पीछे लपकी। क्या मतलब है आपका? मैं जानबूझकर गिरी हूँ क्या? आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहे ना। उसके पीछे पीछे चलती हुई भिन्नाई हुई आवाज में बोली थी। जंगल में खामोशी थी, गहरी खामोशी। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। ना आप मुझ पर नजर रखते, ना मैं आपकी नजर से तंग होकर बाहर जाती। जाने अनजाने में वो सच बोल गई। तुम मेरी नजरों से तंग हो रही थी? मुड़कर उसकी तरफ देखते उसने उसे दरख्त के साथ लगाया। हाँ, नहीं तो और क्या। आप तो मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे आपने आज से पहले मुझे देखा ही ना हो। एक तो आपकी वजह से मेरा टूर खराब हो गया, दूसरा मैं यहाँ पर फंस गई। उसके बाजुओं को झटकते वो आगे की जानिब बढ़ी, जबकि वो पीछे खड़ा उसे आगे जाते हुए देख रहा था। जब अचानक से इतनी खामोशी में किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई थी। शायद किसी जानवर के चिल्लाने की आवाज़ थी। आवाज़ सुनने की देर थी, वो डर कर पीछे भागती हुई उसके पास आकर उसके सीने से लग गई। यहाँ पर तो जानवर भी है। ज़ोयान, मुझे डर लग रहा है, जल्दी से यहाँ से चले। उस पर अपनी गिरफ्त मजबूत करती वो डरी सहमी हुई आवाज़ में बोली। डर की वजह से वो उस अचानक अफ्तादगी पर उससे लिपट तो गई थी, मगर जैसे ही उसे एहसास हुआ और फौरन से उससे दूर हुई। यहाँ क्यों आई हो? जाओ ना अब। वो उसके सहमे हुए चेहरे की तरफ देखकर बोला जहाँ शर्मिंदगी ने अपने डेरे डाल लिए थे। वो खामोशी से उसके सामने खड़ी थी जब जोयान ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ चलाने लगा। जंगल में चलते हुए अभी वो थोड़ा आगे ही आए थे पर जब परी के पैर में वहां मौजूद एक नुकीला कील चुभ गया तो वो डर से चिल्लाने लगी। आह जोयान, रुके। अपनी टांग पर हाथ रखते हुए नीचे बैठती चली गई। बहुत जोर से उसे वो कील चुभा था तो वो उसकी तरफ देखता उसके पास नीचे बैठा। क्या हुआ? वो देख रहा था उसके चेहरे पर दर्द के तासुरात के साथ अब उसकी आंखें भी भीग गई थी। मेरे पैर में कुछ चला गया है। उसने अपने पैर पर हाथ रखा। दिखाओ मुझे। उसने उसके पैर से जूता अलहदा किया और उसके पैर को देखने लगा जहां एक कील चुभने की वजह से अब खून बहना शुरू हो गया था। तो जोयान ने अपनी जेब से रुमाल निकाल कर उसके पैर से खून साफ किया, जबकि वो रोती हुई दर्द से करा रही थी। उस दरख्त से टेक लगाकर बैठो।
उसके कहने के मुताबिक उसने अपने चेहरे से आंसू साफ करते दरख्त से टेक लगा ली। उसकी टेक लगाने की देर थी वहां पर मौजूद खड़ी हुई नोकीली शाखें उसकी कमर पर जोर से लगी थी। वो तो एकदम चिल्लाई। अब क्या हुआ? वो उसके पैर पर रुमाल बांध रहा था जब वो फिर से चिल्लाने लगी, पीछे कुछ है, मुझे जोर से चुभा है। अब की बार उसने अपनी कमर पर हाथ रखा था। दिखाओ मुझे, वो रहमदिली से बोला था। नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगी, वो झट से इनकार कर गई थी जब उसने हवा में अपना सांस खारिज किया। मेरे ख्याल से यहाँ पर ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। चलो उठो, यहाँ से चले, कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही जाएगा। वो यहाँ वहाँ नजरें घुमा रहा था लेकिन उसे दूर दूर तक कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। उसके सामने अपना हाथ करते उसने उसे उठने का इशारा किया तो वो उसका हाथ थामती उठने की कोशिश करने लगी, मगर उसके पैर में इस कदर शदीद दर्द था कि उससे अभी उठा भी नहीं जा रहा था। लेकिन फिर भी अपना सारा वजन उसके हाथ में डालती वो आहिस्ता से उठकर खड़ी हुई तो वो उसे अपना सहारा देकर आगे की जानिब बढ़ गया। वो चलती हुई लड़खड़ा रही थी, उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। फिर वो बार बार दर्द की वजह से उसके मुंह से सिसकी निकल रही थी। ये सब देखकर उसने रुक कर उसे अपने मजबूत बाजू में उठाया तो वह एहतजाज करने लगी। ज़ुहैर, मुझे नीचे उतारे, मैं खुद चल लूंगी। वो उसके सर्द चेहरे को देखकर नरमी से बोली, चुप कर जाओ, आवाज़ ना आए मुझे तुम्हारी। वो रौब से बोला था और उसे उठाए तेज तेज चलने लगा। मैं कब बोल रही हूँ, मैं तो कब से चुप हूँ। वो उसकी बात की तस्हीह करने लगी जबकि ज़ोयान के इसकी कमर पर हाथ होने की वजह से उसे जलन सी और दर्द महसूस हो रहा था। इसलिए कह रहा हूँ, बोलना भी मत। एक सरसरी नज़र उसके चेहरे पर डालकर वो फिर से सामने देखने लगा। परी को अपनी गोद में उठाए वो चले ही जा रहा था लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। आधी रात होने की वजह से अब ठंड ज़्यादा बढ़ गई थी। दरख्तों के ऊपर पड़ी बर्फ़ देख कर तो उसे और ज़्यादा सर्दी लग रही थी। जब वो ज़ोयान के सीने में अपना मुंह छुपा गई ताकि उसे उसकी गर्म सांसों की गरमाइश महसूस हो। तकरीबन उसे चलते चलते घंटा हो गया था। वो अभी थोड़ा सा आगे ही गया था जब उसे सामने से आती रोशनी दिखाई दी। उसने देखा आखिरकार वो जंगल से बाहर निकलने में कामयाब हो गए थे, लेकिन यहाँ का इलाका जंगल से भी ज्यादा सुनसान था। परी भी उसके सीने से मुंह निकाल कर उस रोशनी की जानिब देखने लगी थी। वहाँ कोई इक्का दुक्का लोग ही रहते होंगे। जब वो उसे उठाए चलता हुआ एक झोपड़ी के पास आया, उस झोपड़ी में शायद कोई नहीं था और आसपास उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। शायद ये एक गांव था, लगता है आज की रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। वो झोपड़ी को देख कर बड़बड़ाया तो उसकी नज़रों के ताक़ुब में परी ने भी उस जानिब देखा। क्या हम इस झोपड़ी में रहेंगे? वो उसे देख कर जैसे शॉक्ड हो गई थी। नहीं, तुम कहती हो तो मैं यहाँ ताजमहल तामीर करवा देता हूँ, तंजिया मुस्कुराते हुए सच होकर बोला और अपने कदम उस झोपड़ी की जानिब बढ़ा दिए। लेकिन हम इस छोटी सी झोपड़ी में कैसे रहेंगे? वो देखकर परेशान हो गई थी। परी, हमें पूरी जिंदगी नहीं रहना, सिर्फ आज की रात गुजारनी है। उसने अपने कदम झोपड़ी के अंदर की जानिब बढ़ा दिए जबकि वो मुंह लटकाती हुई अब उस झोपड़ी को अंदर से देखने लगी। एक छोटी सी झोपड़ी थी, देखने में काफ़ी आरामदायक महसूस होती थी क्योंकि बाहर की निस्बत अंदर इतनी ठंड नहीं थी। अंदर कोई भी नहीं था, मतलब यहाँ पर जो कोई भी रहता था वो हर वक्त यहाँ नहीं थे। दरवाजे के सामने वाली दीवार पर एक खिड़की थी जिससे बाहर का सारा मंजर नजर आ रहा था। खिड़की के सामने सफ़ेद रंग का एक पर्दा लगा हुआ था। एक साइड पर काफ़ी ज़्यादा झाड़ियों की गुठलियाँ पड़ी हुई थी जबकि दूसरी तरफ आतिशदान बनाया गया था और उसके पास ही लालटेन पड़ी हुई थी। झाड़ियों के पास रेडियो भी पड़ा हुआ था। उसकी दूसरी तरफ बड़ा सा मटका और उसके ऊपर ग्लास पड़ा हुआ था। अंदर रोशनी ना होने के बराबर थी, बस खिड़की से आती चांद की रोशनी ने उस झोपड़ी पर अपना तसल्लुत बांधा हुआ था जिसमें वो दोनों गौर से एक एक चीज को देख रहे थे। तो इसे उठाए वो चलता हुआ झाड़ियों के पास आया और अपने हाथों को आजाद छोड़ता उसे धड़ाम से झाड़ियों पर गिरा दिया। जब अचानक से इन सख्त झाड़ियों पर गिरने की वजह से उसके मुंह से चीख बरामद हुई। हाय अल्लाह, ऐसे कौन फेंकता है? मेरी कमर तोड़ दी आपने। आप जानते भी हैं मुझे उधर कितनी जोर से लगा था, फिर भी आपने मुझे नीचे फेंक दिया। अपनी कमर पर दोनों हाथ रखती हुई तकलीफ से बोल रही थी। पहले तो ज़ोयान ने उसके ड्रामे पर आंखें घुमाई, फिर जब उसे याद आया कि उसे वाकई में नरक लगा था तो फौरन से उसके पास नीचे बैठकर उसकी कमर पर हाथ रख गया। मैंने तुम्हें कहा था ना कि दिखाओ मुझे। वो झाड़ियों में झूलती हुई कभी यहाँ तो कभी वहाँ हो रही थी। जब उसने उसकी कमर पर हाथ रखकर उसने उसे एक जगह ठहराया। नहीं, मैं आपको नहीं दिखा सकती। अपनी कमरे में मौजूद उसका हाथ पीछे करती हुई सटपटा कर बोली, इतने अंधेरे में मुझे नजर भी नहीं आएगा। तुम बैक करो अपनी।
सर्द लहजे में बोलता वो उसके पास से उठा और आतिशदान की जानिब बढ़ा। कुछ पास पड़ी लकड़ियाँ उठाकर उसने आतिशदान में रखी। उन्हें अच्छी तरह अंदर सेट करते उसने अपनी जेब से लाइटर निकाला और आतिशदान पर आग लगा दी ताकि ये झोपड़ी और ज़्यादा गर्म हो जाए। अपनी जेब से अपना मोबाइल निकाला जो गीला हो चुका था, तो उसने उसे सुखाने के लिए वहाँ आग के पास रख दिया और खुद चलता हुआ उसके पास आया तो उसने देखा वो अब उल्टी होकर लेट गई थी, जबकि आतिशदान में लगी आग से कमरा थोड़ा सा रोशन हो गया था। आपको कुछ नजर नहीं आ रहा था तो आपने यहाँ पर रोशनी कर दी, वो तीखे लहजे में बोलती उसकी जानिब देखने लगी। इतना दिमाग न लड़ाया करो तुम फजूल में, इतनी तेज हवा चल रही है, ऐसे में अगर मैं तुम्हारी कमर का जख्म देखूंगा तो तुम्हें ठंड लग जाएगी, इसलिए मैंने आग लगाई है। वो उजरत में बोलता आग लगाने की असल वजह उसे बता गया तो परी ने बेक वक्त जोयान के चेहरे को देखा, जिसके उसी वक्त जिस उसी वक्त उसके लब सिकुड़े थे। उन्हें कब से मेरी इतनी परवाह होने लगी, वो बस सोच कर ही रह गई। अपनी कमर मेरी तरफ करो और अब हिलना मत, वो गंभीर लहजे में बोलता उसके पास बैठा। इतनी रोशनी है, सब कुछ नजर आ रहा है। वो कमरे में बढ़ती रोशनी को देखकर बोली, तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं देखूंगा। वो समझ चुका था वो क्या कहना चाहती है, इसलिए पूरे एतमाद लहजे में बोलता उसे यकीन दिला रहा था। नहीं, मैं कैसे यकीन कर लूँ कि आप कुछ नहीं देखेंगे, या तो आप अपनी आंखें बंद कर ले। उसने अपना गीला मफलर उतार कर साइड पर रखा। अब ठीक है? उसके कहने पर उसने अपनी आंखें बंद करके उसकी तरफ देखा तो वो हल्का सा मुस्कुराती हुई अपनी पुश्त उसकी जानिब कर गई। तो जोयान ने बंद आंखों से अपना हाथ आगे बढ़ाया जो उसकी गर्दन पर लगा। अपने हाथ की उंगलियां उसकी गर्दन पर चलाते वो आहिस्ता आहिस्ता सफ़र करता अपनी उंगलियों को नीचे की जानिब बढ़ाने लगा, लेकिन उसकी खरदरी चलती उंगलियों को महसूस करते वो जी जान से कांपी। वो अच्छे से महसूस कर रही थी उसकी चलती उंगलियां। सारा रास्ता तय करके उसकी उंगलियां उसकी कमर पर जा ठहरी। उसने मोटा खद्दर का कुर्ता पहन रखा था और नीचे टाइट जीन्स। कुर्ते के ऊपर उसने हाफ बॉडी वाली जैकेट पहन रखी थी, जबकि उसकी कमर पर हाथ रखते उसने उसकी कमर पर मौजूद कपड़े को पीछे किया। फिर उसकी कमर पर हाथ रखते वो कुछ महसूस करने लगा, मगर उसके इस तरह से उसकी बरहना कमर पर हाथ फेरना उसका चलता दिल रुकने लगा। एक अजीब ही एहसास उसके दिल में पैदा हो रहा था, तो उसने अपनी आंखें मीचते अपने हाथों की मुट्ठियों को बंद किया, जबकि उसकी उंगलियों के लम्स पर उसे अपने जिस्म में करंट लगती हुई महसूस हो रही थी, जैसे करंट का एक झटका उसके जिस्म में लगा हो, जैसे उसकी इस हरकत पर उसका दिल उछल उछल कर हलक में आ गया हो। जबकि जोयान ने महसूस किया दरख्त की उखड़ी हुई छोटी छोटी लकड़ियां उसकी कमर में चुभी हुई थी। हैरान तो वो इस बात पर था कि शर्ट के बावजूद वो उसकी कमर में चुभ गई थी। तो उसने बड़ी महारत और एहतियात से एक एक करके नोकीली लकड़ियां उसकी कमर से बाहर निकालने की कोशिश की, तो उसकी एक चीख वहां पर गूंजी। जोयान आराम से निकाले, मुझे दर्द हो रही है। इतनी तो उसे चुभने पर दर्द नहीं हुई थी जितनी अब निकलने में हो रही थी। सब्र कर लो, निकाल रहा हूँ। एक और कांटा उसकी कमर से निकालते हुए आराम से बोला, जल्दी करे ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसे उस लकड़ी के निकलने पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी जान उसके जिस्म से निकल रही हो। एक तो तुमने मेरी आंखें बंद करवा दी, ऊपर से हिली जा रही हो, तो मैं कैसे निकालूं? उसने उसकी पूरी कमर पर हाथ फेर कर महसूस किया कि दो और कांटे थे उसकी कमर पर, तो उसने अपने अंगूठे और उंगली को साथ जोड़कर नाखून की मदद से उस नुकीले कांटे को बाहर निकाल फेंका। मुझे नहीं पता, जल्दी निकाले नहीं तो मेरी जान चली जानी है। वो दर्द की आखिरी ज़ब्त पर थी। बकवास मत किया करो परी, दो तीन कांटे चुभ जाने से किसी की जान थोड़ी न चली जाती है। अब उसने एक आखिरी पीस भी बाहर निकाल दिया था, जबकि एक और चीख उसके मुंह से निकली, अब तो चिल्लाना बंद कर दो, निकाल दिए हैं। वो एक एक करके निकाल रहा था और वो हर बार चीख रही थी। शायद निकालने पर उसे ज़्यादा दर्द हो रही थी। उसे अपनी कमर पर चुभन अभी भी महसूस हो रही थी, लेकिन कांटे निकल जाने की वजह से वो अब पुरसुकून हो गई थी। उसकी कमर पर शर्ट सही करते जोयान आंखें खोलकर वहां से उठ खड़ा हुआ, जबकि वो भी फौरन से उठकर सही होकर बैठ गई। आतिशदान के पास आकर उसने अपना मोबाइल उठाकर ऑन किया, जो मुश्किल से ही ऑन हुआ था। उसकी स्क्रीन डैमेज हो गई थी। प्रिंसिपल का नंबर ऑन करते उसने मैसेज टाइप किया, सर मैं रेस्टोरेंट में फंस गया था, इसलिए बस भी छूट गई। बीएस की स्टूडेंट परिसा राफे भी मेरे साथ है। इतनी रात को हमें कोई सवारी नहीं मिली, इसीलिए सुबह होते ही हम कश्मीर के पहाड़ों पर आ जाएंगे। आप परेशान मत होइएगा, हम महफूज है। आधा झूठ आधा सच बताते उसने मैसेज सेंड कर दिया। जबकि जबकि दो बसी होने की वजह से उन लोगों को लगा था
कि वो लोग दूसरी वाली बस में होंगे। 2 बसें होने की वजह से उन्हें लगा था वो लोग दूसरी वाली बस में होंगे। मोबाइल को वहाँ पर रखते उसने शर्ट के ऊपर पहनी जैकेट उतारी। जैकेट के नीचे उसने टी-शर्ट पहन रखी थी। उसके कपड़े अभी तक भीगे हुए थे, पैंट तो उसकी निचड़ रही थी। उसके पास और कपड़े भी नहीं थे और यहाँ पर कुछ पहनने के लिए नहीं था। परी उसकी तरफ ही देख रही थी, उसके कसरती बाजू वाज़ेह दिखाई दे रहे थे। तो ज़ोयान की आवाज़ की उसकी समातों से टकराई, "परी यहाँ पर आओ, आग के पास बैठ जाओ।" उसके कपड़े मोटे थे इसलिए वो ज़्यादा भीगी हुई थी, तो वो वहाँ से उठकर चलती हुई आकर आग के पास बैठ गई, जबकि वो उसके पास खड़ा उसे ही देख रहा था, जो आग के करीब होने की वजह से भी काँप रही थी। तो वो इर्द-गिर्द नज़रें घुमाता कुछ ऐसा ढूँढने लगा जिससे उसकी सर्दी कम हो जाए। जब यकदम उसकी नज़र खिड़की में मौजूद पर्दे पर पड़ी। खिड़की के पास पहुंचकर उसने पर्दे को खींचा और अपने हाथ में पकड़ा। फिर चलता हुआ उसके पास आया, जो अपने बाजू से खुद पर हिसार बनाती सर्दी कम करने की कोशिश कर रही थी। "तुम्हारे कपड़े गीले हैं, ये पहन लो वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी, फिर सर्दी से कहीं बुखार ना हो जाए," वो तफक्कुर आमेज़ लहजे में बोलता। पर्दा उसकी जानिब बढ़ा गया। "ज़ोयान, आपकी तबीयत तो ठीक है ना?" वो उसे खुद की फिक्र करते देख सवालिया ऐब्रोज का उससे पूछने लगी, "क्या मतलब मुझे क्या होना है?" वो नासमझी से बोला, "मतलब आपको मेरी बड़ी फिक्र हो रही है।" मशकूक नज़रों से उसे घूरती हुई बात लगाए बिना ना रह सकी। "पागल हो तुम, मुझे क्यों होगी तुम्हारी फिक्र? मैं तो बस इसलिए कह रहा हूँ, कहीं बुखार हो गया तो फिर से तुम्हारे ड्रामे शुरू हो जाने हैं।" बौखलाते हुए वो नज़रें चुराते सच होकर बोला, "क्या मैं ड्रामे करती हूँ?" फाड़ खाने वाले अंदाज में बोलती हुई पूरी खुली आंखों से उसे घूरने लगी। "ड्रामे के अलावा और करती ही क्या हो तुम?" वो भिन्नाए हुए लहजे में बोलता उसके तन बदन में आग लगा गया तो उसे लगती नज़रों से उसे घूरने लगी। नर्म स्टफ का पर्दा उसकी तरफ उछालते वो तपे हुए और ज़िद्दी लहजे में बोली, "ज़िद मत लगाना मेरे साथ परी। मैं बाहर जा रहा हूँ, तब तक कपड़े बदल लो।" हाथ में पकड़ा कपड़ा उसकी तरफ उछालते वो लंबे-लंबे डग भरता बाहर निकल गया तो वो उसकी पुश्त को देखकर बुरा सा मुँह बनाती बड़बड़ाने लगी, "तुम्हें तस्वीर मैंने भेज दी है।" हुरम के कमरे में उसके बेड पर लेटा वो किसी से कॉल पर बात कर रहा था, तो दूसरी जानिब मौजूद शख्स उसकी हर बात गौर से सुन रहा था। "मुझे उस लड़की की सारी डिटेल्स चाहिए, ये कहाँ रहती थी, क्या करती थी, ये है कौन, इसका सारा बायोडाटा मुझे चाहिए। अच्छी बच्ची चाहिए मुझे, यहाँ तक कि ये किस अस्पताल में पैदा हुई, वहाँ की भी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए।" खोए हुए लहजे में बोलते उसने गिलास अपने लबों के साथ लगाया तो दूसरी जानिब शख्स उसकी बात पर हामी भरने लगा, "24 घंटे में तुम्हारे पास एक-एक इन्फॉर्मेशन मुझे मेरे हाथ में चाहिए। जितना जल्दी हो सके काम पर लग जाओ।" हुक्मी अंदाज में बोलते उसने बिना जवाब सुने अपनी बात सुनाते ही कॉल बंद कर दी। आज उसे हद से ज़्यादा हुरम की याद सता रही थी, इसलिए आज वो हुरम के कमरे में बैठा शराब पीने के साथ साथ उसकी यादों में खो रहा था। 3 शराब की पूरी बोतलें वो पी चुका था, चौथी के लिए अब उसे बर्फ़ की ज़रूरत थी, इसलिए वहाँ से उठकर वो बर्फ़ लेने के लिए किचन की जानिब बढ़ गया, जबकि दूसरी तरफ वो उसे पूरे घर में ढूंढ रही थी। उसे ज़री के हॉस्टल जाना था, इसलिए वो यज़दान को ढूंढ रही थी। जब ढूंढते-ढूंढते वो हुरम के कमरे के पास आई, उसने देखा आज वो कमरा खुला हुआ था, जो हर वक्त बंद रहता था, लेकिन आज तो इस कमरे का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। वो लाइट भी जल रही थी। दराज दरवाज़ा वो सही तरह से बंद नहीं करके गया था, इसलिए वो थोड़ा-सा खुला था। उसे याद आया एक दफ़ा वो उस कमरे में जाने लगी थी, लेकिन बीजान ने उसे रोक लिया और सख्ती से मना किया था कि वो उस कमरे में हरगिज़ ना जाए। लेकिन न जाने क्यों उस कमरे को देखने के लिए दिन ब दिन उसका तजस्सुस बढ़ता ही जा रहा था। कोई भी उस कमरे में क्यों नहीं जाता था? ऐसा भी क्या था इस कमरे में? वो देखना चाहती थी और मौका मिलते ही उसने कमरे के दरवाजे पर हाथ रखकर उसे खोलने की कोशिश की, जब पीछे से आते यज़दान ने उसका हाथ पकड़कर ज़ोर से झटका। "यहाँ क्या कर रही हो?" उसे घुमाकर उसने उसका रुख अपनी तरफ किया। "वो मैं आपको ही ढूँढ रही थी।" उसने उसकी तरफ देखा जो लड़खड़ा रहा था। "तुम्हें बीजान ने समझाया था इस कमरे में ना जाना, तुम्हें समझ नहीं आती?" उसके करीब होते वो उस पर भड़का। "आपने पी रखी है।" उससे आती शराब की बदबू पर वो उससे दूर हुई। "आप शराब भी पीते हैं?" उसे जैसे यकीन नहीं आ रहा था। "हाँ, पीता हूँ।" उसने हाथ दरवाजे की जानिब बढ़ाकर दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। "आपने मुझे बताया नहीं, क्यों तुम्हें भी पीनी है?" एक कहकहा लगाते उसने झुककर उसे अपनी बाहों में उठाया तो वो उसके चेहरे में पड़ता गहरा डिंपल देखने लगी, जो उसके देखते ही झपाक से अपनी झलक दिखाकर दोबारा से छुप गया था। तो उसके दिल में हसरत पैदा हुई कि वो दोबारा से मुस्कुराया भी। वो सोच ही रही थी कि वो दोबारा से मुस्कुराया। उसके दिलकश डिंपल को देखते वो तो उसकी असीर ही हो गई थी।
वो सेकंड फ्लोर के हॉल से गुजरता हुआ उसे उठाए अपने कमरे में जा रहा था जब नीचे हॉल में बैठी फायजा बेगम और माया ने जहरीली नज़रों से उसे देखा। मामा देखे वो दोनों कितने करीब हो गए हैं, वो उन्हें देखते जल ही गई थी जब वो उसे लेकर अपने कमरे में चला गया, तो हम कौन सा दूर है। उनके कहने की देर थी कि माया ने नासमझी से अपनी माँ की तरफ देखा। क्या मतलब? बहुत करीब आ चुके हैं हम अपने प्लान के। बस अब तुम सुबह देखना क्या हंगामा मचाती हूँ मैं हवेली में। गुजार लेने दो उन्हें आज की रात एक साथ, क्योंकि सुबह होते ही मैं उसकी ज़िंदगी अजीरन बनाने वाली हूँ। आज वो जितने नज़दीक होंगे कल वो उतना ही दूर होंगे। फ़ायज़ा बेगम का लहजा अनोखा था। क्या करने वाले हैं हम मामा? उन्होंने अभी माया को सारा प्लान नहीं बताया था। तुम बस देखती जाओ माया, कैसे धक्के मार कर यज़दान इस भिखारन को घर से बाहर निकालेगा। क्या मामा सच में वो उछली उछली थी अपनी जगह? हाँ, वो खुद उससे अपनी ज़िंदगी और इस हवेली से निकालेगा। फिर उसकी ज़िंदगी पर, उसके दिल पर और इस हवेली पर सिर्फ तुम्हारा राज होगा। बोल रही थी जबकि माया एक हसीन ख्वाब भी देखने लगी थी जिसमें वो और यज़दान थे। बस कमरे में दाखिल होते ही उसने टांग की मदद से दरवाज़ा बंद किया और चलता हुआ बेड के करीब आया। उसे बेड पर गिराने के लिए वो थोड़ा आगे की जानिब हुआ, मगर अपना पूरा तवाज़ुन बरकरार ना रखने पर वो उसे गिराने की बजाय खुद भी बेड पर उसके ऊपर गिर गया। इस अचानक अफदाद पर उसके होठ ज़ायमा की गर्दन को छुए तो बेक वक्त हैरत से उसकी पूरी आंखें खुली, जबकि जैसे ही यज़दान ने उसकी गर्दन से मुंह निकाला उसे अब ज़ायमा के चेहरे पर हुरम का चेहरा नजर आने लगा था। उसके चेहरे को देखते ही वो मुस्कुराया, जबकि यज़दान को इस हालत में देख कर वो कोफ्त में मुब्तला हो रही थी। क्यों पीते हैं आप शराब? उसकी नशीली और खुमार आलूद आंखों में देखती हुई तफ्तीश से पूछने लगी। तुम जानना चाहती हो मैं क्यों शराब पीता हूँ? उसकी जगह हुरम का चेहरा देखकर तो उसके होठों से मुस्कुराहट ही अलग नहीं हो रही थी, तो उसने अपना सर असबात में हिलाया। तुम्हारी यादों से निकलने के लिए मैंने शराब का सहारा लिया। उसके चेहरे पर उंगलियां चलाते हुए उसके दिलकश सरापे में खो रहा था। वो पूरी तरह उस पर काबिज हो चुका था जब उसकी कही बात जायमा के खास पल्ले नहीं पड़ी थी। मेरी यादों से वो नासमझी में यजदान के चेहरे और उसकी हरकतों को देख रही थी। आखिर वो आज इतना बदला बदला क्यों लग रहा था? हाँ, लेकिन अब तुम आ गई हो ना। अब इजी के पास अब से मैं शराब नहीं पीऊंगा। अपनी यज़ी के पास अब से मैं शराब नहीं पीऊंगा। वो नीली आंखों से उसकी गहरी काली आंखों में झांकने लगा। सर जी, मुझे आपकी किसी बात की समझ नहीं आ रही। नासमझी का मुजाहरा करते उसने अपने चेहरे से यज़दान का हाथ हटाया। सर जी क्यों बोल रही हो? यज़दान नाम है मेरा, यज़दान बोलो तुम। वो पुरसुकून लहजे में बोलता उसके चेहरे के नकोश में खो रहा था। लेकिन सर जी मैं कैसे? वो इतना ही बोली थी तो यज़दान ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। मैंने क्या कहा तुम्हें? यज़दान बोलो मुझे। उसे खामोश देखकर वो फिर से बोला, अभी बोलो यज़दान। वो अब सर्द नज़रों से उसे घूरने लगा था तो वो डरती हुई उसका नाम बोलने लगी, यज़दान। हाँफते लहजे में वो फ़कत उसका नाम ही बोली। वेरी गुड, आइंदा कभी मुझे सरजीना कहना। कहते ही उसने उसके गाल पर अपने दहकते लब रख दिए तो जायमा का दिल उसकी इस हरकत पर फुल स्पीड में दौड़ा। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना मिस करता हूँ। उसकी गाल पर एक शिद्दत भरा लम्स छोड़ते वो फिर से उसके चेहरे में देखने लगा। आज उसने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी, इसलिए वो अब बहकी बहकी बातें करने लगा था। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, सुरीली आवाज़ में बोलते वो उसके दूसरे गाल पर झुक गया, जबकि उसकी बढ़ती शिद्दतों पर जायमा ने अपनी मुट्ठियों को दबोचा। मैंने टीवी में देखा था लोग शराब पीकर सच उगलने लगते हैं, मतलब ये जो मेरे बारे में बोल रहे हैं वो भी सच है। वो अपनी सोच में मगन थी जब उसने उसके दूसरे गाल पर भी शिद्दत से भरपूर लम्स छोड़ा तो फिर उसके दिल में करंट लगा। अब कभी अपने यज़दान से दूर मत जाना। मदहोशी के आलम में बोलते हुए उसके लबों पर झुकने लगा तो उसने उसका इरादा भांपते जल्दी से अपने चेहरे का रुख तब्दील किया। यज़दान, मुझे बहुत नींद आ रही है, सो जाते हैं हम। उसकी बढ़ती शिद्दतों को देखते जो वो जल्दी से बोली और उसे खुद से पीछे करते हुए वहाँ से उठने लगी। कहाँ जा रही हो? यहाँ रहो मेरे पास, मैं तुम्हें सुलाता हूँ। उसकी कलाई पकड़कर यज़दान ने दोबारा से उसे बेड पर गिराया और खुद उसके पास लेटकर उसने कंफर्टर खोलकर दोनों पर ओढ़ा, जबकि उसका एक एक अमल से उसे हैरत की गश पड़ रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था ये यज़दान ही है ना। कहाँ वो एक पल में उससे इतनी नफरत का इजहार करने वाला और कहाँ वो आज उसे अपने बेड पर अपने साथ खुद सुला रहा था। उसे बाजू से पकड़कर अपने करीब करते उसने हाथ आगे बढ़ाकर साइड टेबल से लैंप को ऑफ किया। उसे खुद में अच्छी तरह भींचते वो उसे अपने सीने के साथ लगा गया था, लेकिन वो उसके सीने के साथ
لگی گھبرا رہی تھی۔ اس کے بالوں سے وہ دوپٹہ علیحدہ کرتی وہ اس کی سلکی بالوں پر اپنی انگلیاں چلانے لگا تو وہ اس کی چلتی انگلیوں سے سکون محسوس کر رہی تھی۔ ایک ہاتھ اس کی کمر پر حائل کرتے اسے اور خود کے قریب کیا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ اس کی انگلیوں میں اس قدر سکون تھا کہ وہ جلد ہی نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ جھوپڑی میں داخل ہوا۔ سیدھی نظر اس کی پری سے ٹکرائی تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ اس نے دیکھا جھاڑیوں میں لیٹی وہ اپنے ارد گرد اس پردے کو اچھے سے لپیٹ گئی تھی۔ پن سے سیٹ کرتے اس نے ایک قابل سوٹ بنا لیا تھا۔ دیکھنے میں اب وہ کہیں سے بھی پردہ نہیں لگ رہا تھا، جبکہ دوسری نظر اس نے آتش دان پر ڈالی، جہاں اس نے کچھ جھاڑیوں کو پھیلائے اپنے کپڑے اس پر ڈال کر اسے سکھانے کے لیے رکھ دیے تھے۔ وہ سیدھی لیٹی ہوئی تھی، اس نے اپنی آنکھوں پر اپنا بازو رکھا ہوا تھا، جس سے اندازہ لگانا مشکل ہو رہا تھا کہ وہ سو گئی ہے یا نہیں۔ یہ دیکھنے کے لیے تھوڑا سا آگے کو ہوا، وہ اس کی جانب ہی ہولے ہولے قدم بڑھا رہا تھا، جب اس کی ہر طرف بکھری جھاڑیوں میں اس کا پیر اٹکا۔ اپنا توازن کھوتے ہوئے اپنا وزن برقرار نہ رکھ سکا اور سیدھا جا کر اس پر گرا۔ اس کا ایک ہاتھ تو نیچے کی جانب تھا، مگر دایاں ہاتھ اوپر ہونے کی وجہ سے وہاں پڑا موجود ریڈیو آن ہو گیا۔ اس کے ہاتھ لگنے کی وجہ سے گانا شروع ہو گیا، اور جو گانا ریڈیو پر لگا تھا وہ ان دونوں کو شرمندہ کر گیا۔ آج پھر تم پہ پیار آیا ہے، بے حد اور بے شمار آیا ہے۔ گانے کے بول فضا میں گونجتے ایک رومانوی لمحہ کریٹ کر رہے تھے۔ پری جو سونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، اس اچانک حملے پر اس نے اپنا ہاتھ آنکھوں سے ہٹا کر پھٹی پھٹی نظروں سے زویان کو دیکھا، جبکہ زویان کے سیدھا اس کے اوپر گرنے کی وجہ سے اس کا پن سے سیٹ کیا گیا گلا آگے کو ہو گیا۔ اس نے ابھی اس کے گلے پر نظر نہیں ڈالی تھی، لیکن وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے یہ محسوس کر چکا تھا کہ اس کا گلا نظر آ رہا ہے۔ اس سے جلدی میں اسے سمجھ نہ آیا وہ کیا کرے۔ الجھن میں وہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے گلے پر رکھ گیا، جبکہ اس کی آنکھیں اس طرح اس کے برہنہ گلے پر ہاتھ رکھنے پر اسے ایک شدید جھٹکا لگا۔ دونوں کے چہرے ہی زرد پڑ چکے تھے۔ دونوں نے شرم سے ایک ساتھ نظریں جھکائی تھی تو زویان ایک سیکنڈ ضائع کیے بنا فوراً سے اس کے اوپر سے اٹھا۔ شرمندگی کے مارے وہ اس سے نظر نہیں ملا پا رہا تھا، اس لیے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا پھر سے باہر چلا گیا، جبکہ اس بےہودہ گانے کو بند کرتی جلدی سے اٹھ کر خود کو کور کرنے لگی۔ شرم سے اس کا چہرہ لال پڑ گیا تھا تو شرمندگی کے مارے وہ اب اپنے کپڑے دیکھنے لگی جو تھوڑے بہت خشک ہو گئے تھے۔ دروازہ بند کرتی ہوئی جلدی سے اپنے کپڑے بدلنے لگی اور دعا کرنے لگی جب تک وہ سو نہ جائے زویان کمرے میں نہ آئے۔ جھاڑیوں میں لپٹتی وہ اب نیند کی وادیوں میں اترنے لگی۔ بی بی جی مجھے معاف کر دے، اس دن کھینچنے کی وجہ سے آپ کے ہاتھ پریشان ہو گئے۔ کمرے میں بیڈ کے پاس بیٹھی زری اپنے ہاتھ میں موجود نشان کو دیکھ رہی تھی جب ملازمہ ٹرے میں کھانا سجایا اس کے پاس آ کر بولی۔ اس دن جب وہ بھاگنے لگی تھی تب اس کے زری کو قابو کرنے کی وجہ سے اس کی سخت انگلیوں کے نشان اس کے ہاتھ پر رہ گئے تھے۔ ملازمہ کی بات سنتے ہی اس نے گردن موڑتے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ مطلب یہ نشان تمہاری انگلیوں کے ہیں؟ وہ حیرت زدہ سی ہو گئی تھی۔ جی وہ آپ قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی، اس لیے مجھے سخت ہاتھ لگانے پڑے۔ ٹرے کو اس کے پاس بیڈ پر رکھتے وہ آہستگی بھرے لہجے میں بولی، جبکہ اس کے ذہن کے غلط ثابت ہونے پر وہ حق دک ہو کر رہ گئی تھی۔ اسے یاد آیا اس نے کیسے حنان پر بغیر کچھ جانے الزام لگا دیا تھا، جبکہ وہ بار بار کہہ رہا تھا اس نے کچھ نہیں کیا، لیکن وہ کہاں اس کی سچائی پر یقین کر رہی تھی۔ بی بی جی آپ یاد سے کھانا ضرور کھا لیں ورنہ صاحب جی مجھے ڈانٹیں گے، بھولے پن سے بولتی ملازمہ اپنے قدم باہر کی جانب بڑھانے لگی جب زری نے اسی وقت آواز دے کر اسے روکا۔ جی بی بی جی کچھ چاہیے آپ کو؟ اس کے پاس آتی وہ احتراماً بولی۔ نہیں مجھے تم سے بات کرنی تھی، وہ اپنائیت سے بولی تو ملازمہ مسکرا کر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ جی بولے بی بی جی۔ بیڈ پر بیٹھتے اس نے ملازمہ کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ بھی ہچکچاتی ہوئی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ یہ حقیقت اس پر افشا ہونے پر اس کا ذہن بار بار حنان کی جانب مبذول ہو رہا تھا۔ وہ کون تھا؟ وہ کیوں اسے یہاں لایا تھا؟ کیا مقصد تھا اس کا خریدنے کا؟ کیوں خریدا اس نے اسے؟ کیوں وہ اس کی فکر کرتا تھا؟ سب سے بڑھ کر ایک بات، اگر وہ اسے حاصل کرنا چاہتا تھا تو اس نے اسے ابھی تک استعمال کیوں نہیں کیا؟ بہت سارے سوال تھے جو اس وقت اس کے دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ تم جانتی ہو حنان مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ وہ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ کیا مقصد ہے ان کا مجھے حاصل کرنے کا؟ بغیر لپٹی لپٹائی بات کیے اس نے سیدھا مدعے کی بات کی۔ ملازمہ حنان کو اچھے سے جانتی تھی، وہ اس کی خاص ملازم علی بخش کی بیٹی تھی۔ اس کے باپ نے اسے زری کے بارے میں بھی بتایا تھا
اس لیے وہ حنان کی ایک طرفہ محبت سے بہت اچھے سے واقف تھی۔ صاحب جی نے منع کیا ہے اپنے بارے میں کچھ بھی بتانے کو۔ وہ ڈری سہمی ہوئی آواز میں بولی تو زرین نے اس کے شانے پر دوستانہ طریقے سے ہاتھ رکھا۔ تم فکر نہ کرو، میں انہیں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اس کی طرف دیکھ کر مسکراتی وہ اسے گھائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو وہ بیچاری سوچ میں ہی پڑ گئی، بتائے نہ یا نہ بتائے۔ ڈرو مت، بتا دو، میں سچی میں انہیں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اس کے پر اعتماد لہجے میں کہنے کی وجہ سے وہ اس پر بھروسہ کرنے لگی۔ پکا آپ کچھ نہیں بتائیں گی؟ وہ بہت ہی معصوم تھی، جلدی سے مان بھی گئی تھی۔ تو زرین نے اسے یقین دہانی کرواتے ہوئے مسکرا کر اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ وہ نہ صاحب جی آپ سے محبت کرتے ہیں؟ اس نے بات کا آغاز کیا۔ کب سے کرتے ہیں؟ اسے حیرانگی ہوئی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ تو ہفتہ پہلے ہی اسے ملی تھی، پھر اتنی جلدی محبت کیسے ہو گئی؟ مجھے صحیح طرح تو نہیں پتا، مگر مہینہ ہو گیا اس بات کو۔ آپ کو پتا وہ آپ کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈتے تھے۔ انہوں نے تو میرے بابا سے بھی کہا تھا کہ انہیں یہ لڑکی چاہیے، اس کا پتہ لگواؤ۔ وہ مزے والے منہ بناتی بتا رہی تھی۔ مہینہ پہلے انہوں نے مجھے کہاں دیکھا؟ زری کو ایک کے بعد ایک جھٹکا لگ رہا تھا۔ یہ تو نہیں پتا مجھے، لیکن اتنا ضرور پتا ہے انہیں آپ کی ہیزل گرین آنکھوں سے عشق ہے۔ انہوں نے صرف آپ کی آنکھیں ہی دیکھی تھی، باقی آپ کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ آپ کو پتا ہے وہ آپ کو کیا کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے؟ گرم جوشی سے دونوں آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ اس کے پوچھنے پر زری نے سوالیہ ایبرو چکا کر ملازمہ کی طرف دیکھا۔ آپ کو پیاری آنکھوں والی کہا کرتے تھے۔ اس کے بتانے پر اسے ایک اور جھٹکا لگا تھا۔ اس نے اپنی سوچ پر افسوس کیا تھا۔ اس کے بارے میں کیا سوچتی تھی اور وہ کیا تھا؟ صاحب جی نہ صرف آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، بلکہ آپ کی بہت فکر ہے انہیں۔ آپ قسمت والی ہے جو آپ کو صاحب جی ملے ہیں۔ وہ پیار سے زری کے چہرے کی طرف دیکھ کر بول رہی تھی، جبکہ وہ اپنی سوچوں کی سیڑھی پر قدم رکھنے لگی تھی۔ اب میں جاؤں بی بی جی؟ اس نے اجازت مانگی تو اس نے مسکرا کر اپنے سر کو خفیف سی جنبش دی تو اس کی طرف دیکھتی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ تو وہ غائب دماغی میں بیڈ سے اٹھ کر ڈریسنگ کے پاس آئی۔ اس نے شیشے میں پہلی نظر ہی اپنی ہری آنکھوں پر ڈالی۔ اسے آج سے زیادہ خوبصورت اپنی آنکھیں کبھی نہیں لگی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی آنکھیں اتنی پیاری ہیں۔ کیا میں فینٹیسی کی دنیا میں آ گئی ہوں؟ کیا کوئی مجھے بھی اس قدر چاہ سکتا ہے؟ میں نے تو ایسی محبتیں صرف ناولز میں پڑھی تھی۔ کیا اصل زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے؟ کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ اپنی آنکھوں میں دیکھتی ہوئے یقین دہانی کر رہی تھی۔ اگر یہ حقیقت ہے تو کیا میں اتنی خوش قسمت ہوں جو میرے حصے میں ایک سچی محبت آئی؟ انہوں نے صرف میری آنکھیں دیکھی تھی اور ان آنکھوں سے ہی انہیں عشق تھا۔ ایک انجانا سا احساس کے اندر پرواز کر گیا تھا۔ کس قدر کنٹرول ہے اس شخص کا خود پر؟ میرے اتنے قریب ہو کر بھی وہ میرے قریب نہیں آیا۔ اس نے مجھ سے اپنا حق نہیں لیا، جبکہ انہوں نے مجھے کہاں نہیں ڈھونڈا، پھر بھی اپنے حق سے پہلے مجھے وقت دے رہے تھے۔ نہ جانے کیوں یہ سب جاننے کے بعد اس کے دل میں حنان کے لیے ایک نرم گوشہ بنتا جا رہا تھا، مگر دوسری طرف اس کے دل میں اس کے لیے ناراضگی بھی جنم لے گئی تھی۔ اگر وہ اتنا ہی چاہتے ہیں مجھے تو انہوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ یہ بات ذہن میں آتے ہی وہ الجھی تھی، لیکن اب اس کی سوچوں اور اس کی باتوں کا سلسلہ نہیں ختم ہونے والا تھا۔ وہ جب اٹھی تو اس نے خود کو یزدان کے بیڈ پر لیٹا پایا تو رات والے منظر کو سوچتے اس کے ہونٹوں پر مبہم سے مسکراہٹ رنگی۔ یزدان کمرے میں نہیں تھا، اس لیے وہ آرام سے رات والا سارا سین سوچنے لگی۔ یزدان کی باتوں کو سوچتی ہوئی شرماتی ہوئی واش روم میں جا کر بند ہو گئی۔ شاور لینے کے بعد وہ سیدھا فرسٹ فلور کے ہال میں قدم رکھ گئی۔ زیادہ دیر سونے کی وجہ سے اسے اب اپنے جسم میں تھکان سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ وہاں بیٹھنے کے لیے صوفوں کی جانب بڑھی جب مایا چلتی ہوئی ہاتھ میں پکڑا کپ لیے اس کے پاس آئی۔ زائمہ یہ لو چائے، میں نے آج آپ کے لیے بنائی تھی۔ تم ناشتے کے وقت پر نیچے نہیں آئی، اس لیے میں نے بنائی۔ میں نے تمہارے لیے رکھ دی تھی۔ چائے کا کپ اس کے ہاتھ میں تھماتی وہ نارمل لہجے میں بولتی اس کے پاس سے گزر گئی۔ تھکن تو اسے ویسے بھی بہت ہو رہی تھی اور طلب بھی چائے کی تھی، اس لیے صوفے پر بیٹھتے وہ گرم چائے کے گھونٹ بھرنے لگی۔ جب پلر کے پیچھے کھڑی مایا اور فائزہ بیگم اسے چائے پیتے ہوئے دیکھنے لگی۔ چائے کے گھونٹ بھرتی وہ ناشتہ کرنے کے لیے وہاں سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ ماما اب بتا بھی دے کیا ملایا تھا آپ نے اس چائے میں؟ وہ کب سے جاننے کے لیے بے چین ہو رہی تھی۔ ہارمونز چینجز والی دوائی، وہ خوشگن لہجے میں بولی۔ کیا؟ وہ ایک دم چلائی۔ آہستہ بولو، کیوں پوری حویلی کو پتہ لگوانا چاہتی ہو؟ انہوں نے اس کے بازو پر ایک چپت لگائی۔ لیکن ماما اس سے کیا ہوگا؟ وہ ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ اس سے ہوگا یہ کہ اس کے ہارمونز ہو جائیں گے چینج، اور تمہیں پتہ ہے پھر کیا ہوگا؟ اسے الٹی آنے لگے گی، اسے چکر آئیں گے اور پریگننسی ٹیسٹ کرنے پر پتہ چلے گا کہ وہ تو پریگننٹ ہے۔ تو طاہرانہ مسکراتی ہوئی اسے بتا رہی تھی۔ ماما یار آپ تو بہت شارپ مائنڈڈ ہو۔
اس کے امپریس ہو کر کہنے پر انہوں نے اپنے فرضی کالر جھاڑے۔ لیکن یہ دوائی صرف 24 گھنٹے تک اثر کرے گی، اس کے بعد یہ اپنا اثر چھوڑ دے گی، ہمیں اب جلد سے جلد ہر کام کرنا ہوگا۔ وہ غور سے ان کی بات سن رہی تھی تو فائزہ بیگم اسے آگے کا سارا پلان بھی سمجھانے لگی اور وہ خاموش کھڑی مزے سے اگلا پلان سن رہی تھی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔